Hello students, let us start law of segregation today from the chapter principle of inheritance and variation. बच्चों आप एक चीज जानते हो कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो हमें जो F1 रिजल्ट्स आए थे वो क्या थे। हमको जो F1 रिजल्ट्स मिले थे वो F1 रिजल्ट्स में हमें मिला था कि जो इंडिविजुअल मिले थे दे वर expressing only one trait, expressed only one parental trait, करेक्ट है। एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस किए थे। पेरेंट्स तो टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, लेकिन F1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला था? सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले थे। दूसरी बात कि हमें F2 जनरेशन में आप एक कंक्लूजन देखिए कि F2 जनरेशन में क्या मिला था। F2 जनरेशन में जो मिला था वो ये था कि मिक्स्ड पॉपुलेशन मिला था। क्या मिला था? मिक्स्ड पॉपुलेशन, यानी टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे और उसी की रेशियो हमें 3:1 मिली थी। तो ये जो बातें हैं, ये हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर देना हो, ये इंपॉर्टेंट बातें कहां से निकल कर आ रही हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो निकल कर आ रही हैं दैट इज फ्रॉम द डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये बातें निकल कर आई थी। अगर हम डोमिनेंस को यहां पर अप्लाई करेंगे तो हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि क्यों F1 में एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, क्यों F2 में मिक्स्ड पॉपुलेशन मिला, ये सारी बातें तब हम बता सकते हैं। ठीक है। अब कॉरेंस साहब ने मेंडल का फर्स्ट लॉ था, मेंडल ने जो लॉ एक बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कॉरेंस साहब कहते हैं कि ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू कॉरेंस दिस इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। Now what does this law says? ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि टू एलिल्स, किसी भी जीन के दो एलिल्स होंगे तो टू एलिल्स ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हो, टू एलिल्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, दैट इज सपोज वन एलिल इज कंट्रोलिंग टॉल and one allele is controlling dwarf. So two alleles of a gene controlling each character, that is height. Both of them are controlling height. Stay together in an individual, they stay together. दोनों alleles एक साथ रहते हैं, कैपिटल T स्मॉल t एक साथ रहेंगे। कहां? In the individual. But ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब ये इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेगा, जब भी कोई भी इंडिविजुअल होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा तो गैमीट्स तो बनाएगा ही बनाएगा। सो बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब ये गैमीट्स बनाते हैं तो क्या होगा? तब दोनों एलिल्स क्या इस गैमीट में आएंगे? बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा। द एलिल, दो एलिल्स हैं तो द एलिल ऑफ अ पेयर, इस ये जो दो एलिल्स हैं उसमें से एक एलिल, यानी द एलिल ऑफ ए पेयर, टू एलिल्स सेपरेट हो जाएंगे। द एलिल ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट, सेग्रीगेट को कहते हैं सेपरेट, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। फॉर व्हाट? क्यों? सो दैट जब ये सेग्रीगेट होंगे तो क्या होगा? सो दैट जो गैमीट होगा, अ गैमीट कैरीज ओनली वन, ये बात याद रखना है हमेशा। जब भी गैमीट होंगे तो आपके पास पता, जितने भी जीन्स हों, आपके पास जितने भी जीन्स हों, हर जीन की दो एलील्स होंगी। तो जब भी गैमीट बनेगा इस दोनों एलील्स में से कोई एक एलील ही उस गैमीट में रहेगा। कैरीज ओनली वन एलील ऑफ अ कैरेक्टर।
ओके, क्लियर है? तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि क्या होगा कि हमारे पास कितने भी जीन्स हो, हर जीन का 2 एलील्स होगा, और जब भी गैमीट बनेगा, गैमीट बनने के समय दोनों एलील्स में से कोई भी एलील्स उस गैमीट में जा सकते हैं। यहां प्रोबेबिलिटी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ले ले कि अगर कोई इंडिविजुअल है, तो देखो ये इंडिविजुअल के पास एक जीन है, जीन में 2 एलील्स हैं। इस इंडिविजुअल के पास एक जीन है जिसमें 2 एलील्स हैं, ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा? कैपिटल टी सेपरेट, स्मॉल टी सेपरेट, कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा, स्मॉल टी सेपरेट हो जाएगा। जब तक गैमीट नहीं बनेंगे ये दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि एक गैमीट, जो गैमीट बने उसमें कैपिटल टी भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें स्मॉल टी होगा। दोनों के चांसेस 50-50% है। ये मैंने आपको कई बार ये बात बता दिया है कि यहां प्रोबेबिलिटी लगेगी। जब ये हेटेरोजाइगस है ना, तो जो गैमीट्स बनेंगे उनकी जो क्वालिटी होगी वो 2 टाइप्स या 2 काइंड्स के गैमीट्स हैं। यहां पे 2 काइंड्स के गैमीट्स हैं, 2 काइंड्स ऑफ गैमीट्स। जब भी कोई हेटेरोजाइगस होता है तो वो 2 तरह के गैमीट्स बनाता है। 2 गैमीट्स नहीं, 2 तरह के। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं। ये नहीं बता रहा हूं कितने बनाएंगे, इससे नहीं हमारा मतलब है। ये कितने बनाएंगे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कौन कौन टाइप के बना रहे हैं इससे मतलब है। और वहीं पर अगर ये वाला फॉर्म हो कैपिटल टी, तो भी वही होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, दोनों एलील्स सेपरेट होंगे। अब चूंकि दोनों एलील्स तो सेम है, तो गैमीट में तो यही वाला एलील होगा, इसके अलावा और कोई एलील होगा ही नहीं, है ना? इसमें जो क्वालिटी ऑफ गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे? चाहे ये 1000 गैमीट बना ले, चाहे ये 2000 गैमीट बना ले, हर गैमीट में कैपिटल टी रहेगा। तो क्वालिटी इसकी 1 टाइप की है। ये अगर 5000 गैमीट बनाएगा तो 5000 में से 2500 गैमीट में कैपिटल टी होगा और 2500 गैमीट में स्मॉल टी होगा। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रूल फॉलो होना ही होना है। And another very important feature of this rule is this law of segregation is applicable everywhere in genetics. It is, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, no exception. It is applicable everywhere in genetics. No exception at all. It has no एक्सेप्शन, ये बात याद रखनी है। इट हैज नो एक्सेप्शन, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हर जगह ये रूल लागू होगा, कहीं भी इसका कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज है कि गैमीट में कोई भी गैमीट होगा, आपके पास जो भी जीन्स होंगे, हर जीन के 2 एलील्स होंगे। हर जीन में हर जो भी, मान लीजिए आपके पास 1000 जीन्स हैं, तो हर जीन में 2 एलील्स होंगे। तो जब गैमीट बनेगा तो हर जीन का जो 2 एलील है उसमें से सिर्फ एक ही एलील उस गैमीट में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अब कौन वाला आएगा ये प्रोबेबिलिटी का मैटर है। ये कौन सा मैटर है? प्रोबेबिलिटी का मैटर है, ठीक है? तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक आप बोल सकते हो कि इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। लेट मी चेंज द स्लाइड। आप इसको कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? और बेटसन साहब ने इस लॉ को बोला, अकॉर्डिंग टू बेटसन दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये भी बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू बेटसन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों कहते हैं ऐसा बेटा? क्यों कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स? इसलिए कहते हैं कि जब गैमीट्स में अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास 2 एलील्स हो सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल को आप प्योर बोलोगे? नहीं बोलोगे। अगर इस तरह का रहता तब आप प्योर बोलते। तो एक इंडिविजुअल में इस तरह के भी जीन्स हो सकते हैं और इस तरह के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गैमीट, ये वाला इंडिविजुअल अगर गैमीट बनाता है तो आप कहोगे ना कि इस जो गैमीट बनेगा या तो उसमें सिर्फ कैपिटल टी होगा या उसमें सिर्फ स्मॉल टी होगा। तो बताओ इस गैमीट में कोई मिक्सचर है क्या? इस गैमीट में कोई दूसरा एलील इसके टक्कर का कोई दूसरा एलील है क्या? नहीं है, सिर्फ ये अकेला कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो गैमीट्स क्या होंगे? हमेशा गैमीट्स में एलील्स की, 2 एलील्स की एक ही कॉपी होगी ना। हमेशा गैमीट्स जब बनेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है ना कि गैमीट फॉर्मेशन में ऐसा होता है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन में इन दोनों में से सिर्फ एक कॉपी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स।
अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम इसको बोलेंगे कि ये डिप्लॉयड है, 2n, इसको 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स जो होते हैं आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। कौन से डिवीजन से गैमीट्स बनते हैं? मियोसिस। आपने लोअर क्लासेस में या 10th क्लासेस में जरूर पढ़ा, 12th में, 11th में पढ़ा होगा, सॉरी 11th में पढ़ा होगा मियोसिस के बारे में। तो देखो ना, अगर मान लो कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है। अब ये एक सेल में ये क्रोमोजोम है, यहां कैपिटल टी जीन है या स्मॉल टी जीन है। तो जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा? एक सेल में एक क्रोमोजोम जाएगा ना, और एक सेल में एक जाएगा, दोनों तो नहीं आए ना। जब मियोसिस हुआ तो क्या हुआ? ये दोनों क्रोमोजोम आए क्या इस सेल में? मियोसिस होता है तो क्या होता है? दो क्रोमोजोम थे लेकिन एक क्रोमोजोम आए, आधे आधे हो गए। तो अगर ये वाला क्रोमोजोम आया, अगर मान लो कि ये वाला आया, तो ये कैपिटल टी एक ही एलील लेकर आएगा ना। तो जिस तरह से मियोसिस क्या है, जैसे क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं तो उस पर जो जो एलील्स होंगे वो ही साथ में जाएंगे, तो एक ही कॉपी जाएगी। और यहां पर एक हो सकता है स्मॉल टी वाली आए, तो हम दोनों की बातें करेंगे कि ये भी वाला हो सकता है, ये भी वाला हो सकता है। आप कभी ये नहीं कहोगे कि सिर्फ यही वाला होगा, सिर्फ यही वाला होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। नॉट ओनली दिस, ये तो बेटसन साहब के अकॉर्डिंग है, नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। तो आपको बात याद रखनी है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस एंड दे हैव ओनली वन कॉपी ऑफ द एलील। गैमीट्स जब बनते हैं तो गैमीट्स में सिर्फ एक कॉपी होती है एलील की, इंडिविजुअल्स में तो दोनों कॉपीज होती हैं, लेकिन गैमीट्स में एक कॉपी होती है। इस लॉ को कहते हैं ऑल्सो नोन एज, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ, सॉरी एलील्स, ALLE, स्पेलिंग गलत हो गई, यहां लिख देता हूं, ALLELES, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। तो डोंट फॉरगेट दिस, इसको भूलना नहीं है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बिकॉज गैमीट्स, और याद रखना है, गैमीट्स आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्योर। गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है, और ये मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है हेरिडिटी। अगर आपसे पूछा जाए विच लॉ, जो भी मेंडल ने लॉ दिए हैं उसमें से कौन सा लॉ ऐसा है जो बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द एप्रिशिएटेड लॉ, इट्स वेरी वेरी एप्रिशिएटेड लॉ। एक बात और आपको बता दूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने जो भी क्रॉस कराया था, मान लीजिए कि मेंडल ने, अगर हम ये कहें कि नहीं, मेंडल ने जिस प्लांट को, अगर मेल को टॉल लिया था, मान लीजिए हमने कहा कि मेंडल ने मेल प्लांट को फीमेल से क्रॉस कराया था, तो मेल जो था वो टॉल था, और फीमेल जो था वो क्या था? ड्वार्फ था। इसीलिए F1 में टॉल आया, ठीक है। और मान लीजिए कि मेंडल साहब से क्रिटिक्स ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो इसलिए हुआ क्योंकि ये मेल था, ये फीमेल था, ड्वार्फ फीमेल था, ये मेल था, इसलिए ऐसा हो गया। तो मेंडल ने कहा कि ठीक है, रेसिप्रोकल कर लीजिए। मेंडल ने कहा रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस ये होता है कि जिसको आपने मेल माना था उसको फीमेल ले लीजिए। मींस आप अब टॉल प्लांट ले लीजिए जो फीमेल वाला हो। आपका ये ठीक है भाई, टॉल प्लांट जो है वो एग वाला, और जो पॉलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो मेल प्लांट, स्मॉल टी ये मेल हो गया। अब आपने जब क्रॉस कराया तो आपको क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t मिला। फिर भी वही मिलेगा, यहां भी वही मिलेगा, दोनों में टॉल ही आए। तो ये भी बात आप अपने दिमाग में रखिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस जो हुए थे उसमें जो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर भी वही रिजल्ट आता है, डाई हाइब्रिड में भी वही होगा। जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराओगे तो रेसिप्रोकल क्रॉस में भी वही चीजें मिलेंगी जो आपको मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कराया था उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी मेल जो लिया था उसको फीमेल ले लीजिए,
अगर मेंडल ने मेल टॉल लिया था तो आप फीमेल टॉल ले लीजिए, अगर मेंडल ने फीमेल ड्वार्फ लिया था तो आप मेल ड्वार्फ ले लीजिए, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यू शुड ऑल्सो नो दिस, सेम रिजल्ट, सेम रेशियो, सेम फिनोटिपिक रेशियो, सेम जीनोटिपिक रेशियो, हर चीज सेम मिलेगी। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। मेंडल ने तो इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को लेकर बात किया है। अब हम 2 जीन को एक साथ लेकर चलेंगे और कहेंगे अगर 2 जीन की बात करें तो उसका इनहेरिटेंस कैसे होगा। फिर ऐसे ही 3 जीन्स हैं, 4 जीन्स हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एक जीन्स तो नहीं होती ना, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे जीन्स होती हैं। तो आपके सिलेबस में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स तक है। तो 1 जीन यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टर्न पे डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। थैंक यू।